गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मेरे जवानों, क्या हाल चाल है? और मेरे बैंगनी कलर के बच्चों, क्या हाल चाल है? बच्चा कह रहे हैं बहुत बढ़िया है सर, आप बताओ क्या हाल चाल है? मैं तो सबसे बढ़िया हूँ। और एक बात बताओ, इतने दिनों के बाद कहाँ थे? मतलब इतने दिनों के बाद आए हो, कहाँ पे थे? अरे सर, वो आप रिवीजन क्लासेस डालते हैं ना स्टूडेंट दरबार में, वो हमें बेकार लगती हैं, हम बोर हो चुके हैं। और पहले ही इतने हमारे झंझट क्लेश चल रहे हैं, ये आपकी रिवीजन क्लास देखने के लिए आए क्या? आज आपने कहा था अमेंडमेंट क्लास, तो आ गए। अमेंडमेंट क्लास जिस दिन खत्म हो जाएंगी फिर हम भाग जाएंगे। गुस्सा हो जाऊंगा नालायको। आपको जितने बच्चे मेरी फैमिली के अभी यहाँ पे बैठे हैं ना, ये लगाना अक्टूबर नवंबर में आपने मेरा साथ देना है। मैं यहाँ पे डेली यूट्यूब पे आपके लिए ही आ रहा हूँ, आपके मार्क्स मुझे दिलवाने हैं, आपके चेहरे पे स्माइल चाहिए, पेरेंट्स के चेहरे पे स्माइल चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे आता हूँ, आपके लिए आता हूँ, आपसे प्यार करता हूँ मैं। ठीक है ना? बच्चा कह रहा है ठीक है सर, पक्का पक्का आएंगे। चलो इधर सुना ध्यान से। अब आज से हमारी फिर अमेंडमेंट क्लास स्टार्ट होने जा रही है जी। आज जीएसटी की जो भी अमेंडमेंट्स होंगी हम वन बाय वन सारी कंप्लीट करेंगे। जितनी अमेंडमेंट्स हम यहाँ पे करेंगे वो सारी के सारी अमेंडमेंट्स सभी बच्चों के लिए एप्लीकेबल हैं, चाहे वो यहाँ पे सीएस की फैमिली के हैं, चाहे वो सीए वाले बच्चे हैं, चाहे वो सीएमए वाले बच्चे हैं, सभी के लिए अमेंडमेंट क्लास एप्लीकेबल है। अमेंडमेंट नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं। उम्मीद करूंगा ऑलमोस्ट बच्चे उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के सामने बैठे होंगे। मैं प्रिंट आउट क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मुझे काफी सारी नोटिंग करानी है, काफी सारे एग्जाम में एग्जाम्पल जो रेलिवेंट होंगे वो एग्जाम्पल लिखवाने हैं। वो सारे एग्जाम्पल आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी बच्चे सारे सामने बैठे हैं, पहले टेलीग्राम चैनल से नोट्स डाउनलोड कर लेंगे। नोट्स डाउनलोड करने के बाद प्रिंट आउट निकालेंगे, फिर डेली बेस पे अमेंडमेंट क्लास देखेंगे। और जिस चैप्टर की आपने अमेंडमेंट क्लास देखनी है, साथ के साथ ही उसकी रिवीजन कंप्लीट करके उस चैप्टर को पैकअप कर देना है। अब एक बच्चा बोल पड़ा, सामने बैठा बच्चा कहता है सर आज हमारी अमेंडमेंट कौन सी है? आज हमारी अमेंडमेंट क्लास नंबर 1 जो है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट का। और उम्मीद करूंगा जितने फैमिली के बच्चे मेरे सामने बैठते हैं सब जानते हैं इस चैप्टर की अहमियत क्या है। इस चैप्टर में से कंफर्म क्वेश्चन बनता है और बहुत सारे बच्चों को चैप्टर मुश्किल लगता है। तो इस चैप्टर में कौन कौन सी अमेंडमेंट आई हैं वो सारी बातें आज हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है जी। इसके नोट्स मैं आपको दिखा रहा हूं जी। अब काफी सारे बच्चों के पास तो ये नोट्स उन्होंने डाउनलोड कर लिए होंगे, बट कई बच्चों ने डाउनलोड नहीं किए, तो टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड कर लेना। ये आपके जीएसटी अमेंडमेंट्स हैं, एग्जीक्यूटिव, प्रोफेशनल, सीए, सीएमए सभी के लिए एप्लीकेबल है। यह बात ध्यान दो। सारी अमेंडमेंट कवर करेंगे फाइनेंस एक्ट 19 की। जो नोटिफिकेशन 30 जून तक आई हैं वो सारी नोटिफिकेशन भी इसके अंदर हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी। और ये नोट्स आपके टेलीग्राम चैनल पे हैं जहां से आपको डाउनलोड करने हैं। इधर देखना ध्यान से। अब सबसे पहला टॉपिक जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले चैप्टर की जो अमेंडमेंट करने जा रहे हैं, दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब अमेंडमेंट वैसे तो बहुत छोटी सी है, अगर मैं इस चैप्टर की अमेंडमेंट करवाने पर आ गया ना, वैसे 2 मिनट में खत्म हो जाएगी, बट इस अमेंडमेंट करवाने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगाऊंगा। इस अमेंडमेंट करवाने में रीजन में मुझे एग्जाम्पल भी करवाना है और थोड़ा बहुत आपको ना पिछला भी याद करवाना है, ताकि आपको अमेंडमेंट समझ में आ जाए। ठीक है। अब बच्चा कहता है सर पहले ना ये बता दो, ये जो पहली अमेंडमेंट आप करवाने जा रहे हो, क्या ये सभी के लिए एप्लीकेबल है? यस, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। चाहे वो एग्जीक्यूटिव वाला बच्चा हो, चाहे प्रोफेशनल वाला हो, जितने फैमिली के बच्चे मेरे सामने बैठे हैं सभी के एग्जाम में ये एप्लीकेबल है, चाहे वो न्यू सिलेबस का हो, चाहे वो ओल्ड सिलेबस का हो। इधर सुना ध्यान से। इस अमेंडमेंट को कराने से पहले ना मैं ये मान के चल रहा हूं कि जून वाली अमेंडमेंट्स आपने देखी हैं, क्योंकि जो आपने जून के अंदर अमेंडमेंट देखी होंगी उससे इंटरलिंक अमेंडमेंट जो है वो ये वाली अमेंडमेंट आई है। पहले तो मुझे एक बात बताओ, आपने आईटीसी के चैप्टर में ना एक सेक्शन 16 आपने किया होगा। उस सेक्शन 16 के अंदर क्या क्या था कि अगर किसी पर्सन ने आईटीसी क्लेम करना है, उस आईटीसी क्लेम करने की 4 कंडीशन होती हैं, अगर आपको ध्यान आ रहा हो। सबसे पहली कंडीशन क्या थी कि आपके हाथ में टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। दूसरी कंडीशन आपकी फैक्ट्री में सामान आ चुका हो। तीसरी कंडीशन सप्लायर ने गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर दिया। और फोर्थ कंडीशन आपने रिटर्न फाइल कर दी। अब अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो मैंने कहा था उस केस में आप आईटीसी लेने के एलिजिबल हो सकते हो। अगर इन चारों में सिंगल कंडीशन भी सेटिस्फाइड नहीं होगी तो आईटीसी के आप एलिजिबल नहीं हो। और याद करो लास्ट टाइम जब अमेंडमेंट क्लास आई थी तो मैंने कहा था एक पॉइंट यहां पे इन्होंने और इंसर्ट किया है, क्योंकि अभी तक सेक्शन 16 में जितनी कंडीशन थी उसमें यह लिखा था कि अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो एलिजिबल बन जाओगे, नहीं एलिजिबल नहीं बनोगे। अब फॉर एग्जांपल एक बात मैंने सोच के बोलना सर, अब अगर मान लो आपने मुझे कोई सामान परचेस किया, उस सामान पर आपने जीएसटी चार्ज किया और मान लो चारों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं, तो मैं आईटीसी लेने के एलिजिबल हो गया, प्रोवाइडेड मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं। बट अगर आपने अपना इनवॉइस अपलोड नहीं किया, याद करो आपको जीएसटीआर 1 फाइल करनी है, जीएसटीआर 2 फाइल करनी है, जीएसटीआर 3 फाइल करनी है। अब सोच के बोला, अगर आपने जीएसटीआर 1 में उस इनवॉइस को अपलोड नहीं किया
तो फिर भी मैं आईटीसी क्लेम कर सकता था, क्योंकि गवर्नमेंट ये बात कहती थी जहां चारों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी उस केस में आईटीसी के एलिजिबल हो जाओगे। जीएसटीआर 1 में इनवॉइस अपलोड किए या नहीं किए वो मैटर नहीं करता। फिर जून के एग्जाम के लिए अमेंडमेंट आई थी कि नहीं भाई ऐसा नहीं होगा कि जो सप्लायर होगा वो अपने जीएसटीआर 1 में अगर इनवॉइस अपलोड करेगा तो रिसीवर को आईटीसी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और जितने वो इनवॉइस अपलोड कर देगा उसका तो वो सारा क्लेम कर लेगा, और जितने वो इनवॉइस अपलोड नहीं करेगा, मेरी फैमिली मेरी पूरे साथ बोलेगी, जितने वो इनवॉइस अपलोड नहीं करेगा उस केस में 20% मिलेगा। किनका? जो उसने इनवॉइस अपलोड कर दिए उसके आईटीसी का 20% और एक्चुअल आईटीसी विच एवर इज लेस। और ये सारी बातें आपने जून के एग्जाम के लिए की थी। अब यहां पे एक चेंज आ चुका है, जो परसेंटेज आपने 20% वाली पढ़ी थी ना, वो परसेंटेज अब आपकी 10% हो चुकी है। जो परसेंटेज आपने 20% की पढ़ी थी जून एग्जाम के लिए, अब जिनके भी एग्जाम नवंबर दिसंबर में हैं उस परसेंटेज को आपने 10% पढ़ के चलना है। कई बच्चे मुझे बीच में बोलते रह गए थे कि सर अब तो अमेंडमेंट आ गई है, अमेंडमेंट आ गई। मैंने उन्हें उस टाइम भी कहा था वो अमेंडमेंट दिसंबर के एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होगी, जून के एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। तो जितने बच्चे मेरी फैमिली के सामने बैठे हैं प्लीज अब ध्यान देना, अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो वो हमें 20% के बेस पे नहीं करना, 10% के बेस पे करना है। एक बच्चा कहता है सर कि आप हमें यहाँ पे फिर उसका एग्जाम्पल करवा सकते हो? आपका बड़ा भाई बैठा है सर, कंप्लीट एग्जाम्पल कराऊंगा, कंप्लीट एग्जाम्पल कराऊंगा, बट उससे पहले एक बार एनालिसिस आपको दिखा रहा हूं। ये आपके सामने देखो बेयर लॉ मैंने लिखा हुआ है, ये पूरा बेयर लॉ है। एक बार बेयर लॉ रीड करते हैं, उसके बाद सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, फिर इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद ये अमेंडमेंट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। आओ जी एक बार बेयर लॉ चेक करो, जो बेयर लॉ में लैंग्वेज है उसमें कैसे चेंज आया है। बेयर लॉ में एक रूल नंबर 36 है, 36 का सब रूल 4 है, उसमें इंसर्ट किया था जून के एग्जाम में, उसमें अमेंडमेंट नहीं है अब दिसंबर के एग्जाम के लिए। यहां पे चेक करना लिखा क्या था, इनपुट टैक्स क्रेडिट टू बी अवेल बाय रजिस्टर्ड पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइस और डेबिट नोट द डिटेल ऑफ विच हैव नॉट बीन अपलोडेड बाय द सप्लायर। मतलब जिसकी डिटेल सप्लायर ने अपलोड नहीं की उस केस में तुम मैक्सिमम आईटीसी जो क्लेम कर सकते हो ना वो 10% कर सकते हो। और 10% किसका? जितने इनवॉइस अपलोड कर दिए हैं उसका जो आईटीसी बनता है उसका 10%, उससे ज्यादा तुम उसका आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। एक बच्चा कहता है सर इसका मतलब आप ये बात कहना चाहते हो कि सप्लायर ने जितने इनवॉइस अपलोड कर दिए होंगे उसका जो आईटीसी बनता होगा वो तो मैं सारा क्लेम कर लूंगा, और जितने इनवॉइस उसने अपलोड नहीं किए होंगे, जितने इनवॉइस उसने अपलोड नहीं किए होंगे उस केस में जो इनवॉइस अपलोड किए उसके आईटीसी का 10% और जो एक्चुअल आईटीसी बनता होगा विच एवर इज लेस। क्या आप ये बात कहना चाह रहे हो? यस मैं ये बात कहना चाह रहा हूं। आपको मैं इसका पहले एनालिसिस दिखाता हूं। देखो जी अमेंडमेंट ये कहती है, ये करक्स आपने लिखना है जी, मैंने पेज ब्लैंक करवाया हुआ है, ये देखो अभी ये नोटिंग आपने करनी है, ये सारी नोटिंग मैंने आप सभी के लिए की है, ये सारी नोटिंग मैंने आपके लिए की है। उम्मीद करूंगा कि आप साथ के साथ नोटिंग करोगे, चाहे अमेंडमेंट क्लास खत्म होने के बाद पॉज करके कर लेना, ठीक है जी, चाहे उसकी फोटो रख लेना, बट नोटिंग सबके पास होनी चाहिए, क्योंकि बिना नोटिंग के अमेंडमेंट आपको समझ में नहीं आएंगी। बेयर लॉ पढ़ने से नहीं, यहां से आपको समझ में आएंगी। देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने करक्स में लिखा है वेयर इनवॉइस ओब्लिक डेबिट नोट हैज बीन अपलोडेड बाय सप्लायर इन जीएसटीआर 1। मतलब जितने सप्लायर ने इनवॉइस और डेबिट नोट जीएसटीआर 1 में अपलोड कर दिए उसका तो 100% वो आईटीसी क्लेम कर लेगा, और जितने उसने अपलोड नहीं किए, जितने इनवॉइस उसने अपलोड नहीं किए 10% ऑफ अवर आईटीसी, मतलब इस आईटीसी का 10% और जो इसका एक्चुअल आईटीसी बनता होगा विच एवर इज लेस। ठीक है जी। अब मुझे नहीं पता मेरे सामने कितने बच्चे इंटेलिजेंट बैठे हैं और एक नालायक बच्चा मुझे समझ नहीं आ रहा बातें करता जा रहा है कि भाई ये चल क्या रहा है, भैया अमेंडमेंट चल रही है, और कई बच्चे छोड़ के बीच में ही भाग गए, कह रहे छोटी सी अमेंडमेंट में इतना टाइम लगेगा ना, हमारा काम तो हो गया। उन्हें ये नहीं पता कि वो कितना बड़ा नुकसान करके जा रहे हैं। प्रॉब्लम पता क्या है, कई बच्चे शॉर्टकट चाहते हैं। प्रॉब्लम पता क्या है, बच्चा ये कहता है बस मुझे ये बता दो चेंजेस क्या है, उन्हें ये नहीं पता जब अमेंडमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेंगे ना वो सोल्व उनसे तभी नहीं होते जब वो अमेंडमेंट सही ढंग से नहीं पढ़ते। करियर आपका है सर, जिंदगी आपकी है, रिजल्ट आपका आना है, डिग्री आपको मिलनी है। मेरा काम बस इतना है कि जो मैं आपको कराऊं अपने दिल से कराऊं, अपनी इच्छा से कराऊं, ऑनेस्टी से कराऊं। प्लीज अब यहां पे ध्यान सुनना। अब यहां पे गवर्नमेंट ने बोला भाई जितने इनवॉइस सप्लायर ने अपलोड कर दिए होंगे उसका तो पूरा ले ले, जितने उसने अपलोड नहीं किए होंगे, जितने उसने अपलोड किए उसके आईटीसी का 10% और जो तेरा एक्चुअल बनता होगा विच एवर इज लेस। अब एक बच्चा सामने बैठा है, बच्चा कहता है सर, मैंने कहा हाँ भाई, कहता सर मुझे ना फिर ऐसा लग रहा है कि आप ये बात कहना चाहते हो कि जो उसने इनवॉइस अपलोड किए, मैंने कहा ठीक है,
कि जो उसने इनवॉइस अपलोड किए उसका जो आईटीसी बनता होगा वो तो पूरा क्लेम कर लेगा। मैंने कहा हाँ। कहता फिर आपने बोला कि जो उसने अपलोड नहीं किए उसका 10%। मैंने कहा ठीक है। कहता सर फिर मेरे हिसाब से तो ना ये अमेंडमेंट ये बात कहना चाह रही है कि एक रेसिपिएंट जो आईटीसी के एलिजिबल होगा वो मैक्सिमम एलिजिबल जो होगा वो 110% होगा उस आईटीसी का जितने उसने इनवॉइस अपलोड किए उसका। मैंने कहा मतलब? कहता सर इट मींस क्योंकि जो आपने इनवॉइस अपलोड किए उसका तो वो पूरा ले लेगा और जो अपलोड नहीं किया उसका 10%। तो मैक्सिमम आप यही तो कहना चाहते हो कि जो उसने इनवॉइस अपलोड किए हैं उसके आईटीसी जो बन रहा है उसका मैक्सिमम 110% ही वो आईटीसी क्लेम कर सकता है, उससे ऊपर क्लेम नहीं कर सकता। हाँ वो बात अलग है कि जो वो क्लेम कर रहा है वो उसके टोटल आईटीसी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखो मैंने यहां पे बात लिखी भी है कि मैक्सिमम आप 110% आईटीसी क्लेम कर सकते हो बट वो टोटल आईटीसी से ज्यादा ना हो। अब मुझे फटाफट से बोल दो, मेरे साथ साथ बोलोगे। अब अगर आईटीसी क्लेम करने की कंडीशन पूछ लूं तो भैया 4 कंडीशन तो वो हैं जो आपने सेक्शन 16 के अंदर पढ़ी है कि पहली कंडीशन मेरे हाथ में क्या हो, टैक्स इनवॉइस हो, मेरे पास सामान रिसीव हो चुका हो, सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया हो और मैंने रिटर्न फाइल कर दी हो। अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाइड है प्लस में सप्लायर ने इनवॉइस अपलोड कर दी हो तो जितने इनवॉइस अपलोड करेगा उसके बेस पे ही आईटीसी मिलेगा। जो इनवॉइस वो अपलोड नहीं करेगा उसका मुझे सारा आईटीसी नहीं मिलेगा, कुछ परसेंटेज मिलेगा। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट क्या है? जून के एग्जाम के लिए भी थी, दिसंबर के एग्जाम के लिए भी है। जून के एग्जाम में अमेंडमेंट आपने पढ़ी थी 20%, अब यहां पे हो चुका है 10%। उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसा बनेगा, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये लो क्वेश्चन आपके सामने है, ये सेम क्वेश्चन बनेगा, ये आपके एग्जाम में ध्यान रखना। थोड़ी बहुत फिगर चेंज हो जाएगी, क्वेश्चन सेम बनेगा। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, इस क्वेश्चन के बेस पे आपकी अमेंडमेंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 1 यहां पे लिखा है, ए टैक्स पेयर आर, एक टैक्स पेयर है आर, receive 100 invoice for inward supply of goods or service involving ITC of rupees 15 lakh, ITC 15 लाख का इस पे, from various supplier during the month of May 2020 and has to claim ITC in form GSTR 3B of May to be filed by 20th June 20। मे की रिटर्न 20 जून 20 को जाती है तो वो सारा ITC क्लेम करने की बात कर रहा है। केस नंबर 1, सप्लायर हैव फर्निश इन फॉर्म GSTR 1 70 invoice involving ITC 10 lakh as on the due date of furnishing of the detail of outward supply by the supplier। अब यहां पे उसने 100 इनवॉइस लिए जिस पर 15 लाख रुपए का आईटीसी बनता है, बट सप्लायर ने 70 इनवॉइस अपलोड किए हैं जिस पर 10 लाख रुपए का आईटीसी बनता है। तो मुझे पहले तो इतना बताओ, 70 इनवॉइस जो अपलोड किए उसका 10 लाख का आईटीसी बनता है, तो भैया 10 लाख तो वो पूरा क्लेम कर लेगा, 10 लाख पूरा क्लेम कर लेगा। अब 30 इनवॉइस जो अपलोड नहीं किए, 30 इनवॉइस जो अपलोड नहीं किए उसका 5 लाख का आईटीसी बनता है। सोच के बोलना, लोग क्या कह रहे हैं कि वो 5 लाख का पूरा क्लेम कर लेगा। बच्चा कहता है नहीं नहीं नहीं। अच्छा वो 5 लाख का क्लेम ही नहीं कर पाएगा। बच्चा कहता है नहीं नहीं नहीं। बच्चा कहता है सर लो ये बात कह रहे हैं कि जितने उसने इनवॉइस अपलोड किए उसका जो आईटीसी है ये 10 लाख, ये तो मिलेगा मिलेगा, और जो इनवॉइस अपलोड नहीं किए तो इस केस में इस 10 लाख का 10% मतलब 1 लाख, और इसका एक्चुअल बनता कितना है 5 लाख, विच एवर इज लेस, तो वो 1 लाख ही क्लेम कर पाएगा। बाकी जो उसके 4 लाख बचेंगे वो सिर्फ तभी क्लेम कर पाएगा जब उसके सप्लायर इनवॉइस अपलोड कर देगा। तो मतलब वो इस साल जो आईटीसी क्लेम करेगा, मतलब इस रिटर्न में जो आईटीसी क्लेम करेगा, पूरे 15 लाख रुपए का क्लेम नहीं कर सकता, 11 लाख रुपए का आईटीसी क्लेम करेगा। ये बात ध्यान दो। तो देखो इसका आंसर कैसे निकलेगा जी, 70 का तो पूरा 10 लाख और 30 इनवॉइस जो अपलोड नहीं की है उस केस में 10% किसका, ये 10 लाख का 1 लाख, और 5 लाख और बनता है ना, तो लेस क्या बन गया, तो भैया 1 लाख बन गया। तो 11 लाख रुपए का आईटीसी वो क्लेम कर पाएगा, इससे ऊपर क्लेम नहीं कर पाएगा। बैलेंस 4 लाख रुपए का इस रिटर्न में क्लेम नहीं करेगा, जब उसका सप्लायर इनवॉइस अपलोड करेगा उस रिटर्न में वो क्लेम कर लेगा। एक बच्चा बोल पड़ा, कहता है यार मुझे तो ना सर की समझ नहीं आ रही, ये तो हर केस में फिर तो लेस तो वही इसका 10% बनेगा, और अगर लेस 10% बनेगा तो फिर गवर्नमेंट ये क्यों कहना चाह रही है विच एवर इज लेस, विच एवर, सीधा बोल देना कि 10% उसका, फिर गवर्नमेंट ने ये लेस क्यों लिखा है। अगले केस में देखना चाहिए, अगले केस को बहुत ध्यान से देखना, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अगला केस ये है, सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में 75 इनवॉइस अपलोड कर दिए और 75 इनवॉइस पर आईटीसी बनता था 14,10,000 और 25 इनवॉइस अपलोड नहीं किए। अब सोच के बोलना 75 जो इनवॉइस अपलोड किए उसका 14,10 बनता है, इट मींस वो तो पूरा क्लेम कर लो, वो तो पूरा क्लेम कर लो।
अब देखो टोटल आईटीसी 15 लाख का था, जिसमें 14,10,000 रुपए का क्लेम कर लिया, बैलेंस रह गया 90,000 रुपए का। अब गवर्नमेंट ये बात कहती है जो इनवॉइस अपलोड नहीं किए, जो इनवॉइस अपलोड नहीं किए उसका भी तुम आईटीसी क्लेम कर सकते हो, बट सारा नहीं, परसेंटेज निकाल लेना। अब परसेंटेज मैं निकालूंगा किसकी, 14,10,000 का 10%, 1,41,000, और मेरा एक्चुअल बनता ही और कितना है, 90,000 बनता है ना, क्योंकि 14,10 पहले क्लेम कर चुका हूं, टोटल 15 है, तो 90,000 ही तो और बनता है। तो 90,000 और उसका 10, 141, तो लेस क्या बनेगा, मैक्सिमम 90 ही क्लेम कर पाऊंगा। तो यहां पे अब सोच के बोलना, यहां पे 14,10 और 90 पूरा 15 लाख रुपए का आईटीसी मैं क्लेम कर सकता हूं, चाहे उसने 25 इनवॉइस अपलोड नहीं किए। गवर्नमेंट कहती है इतना चलता है, मतलब गवर्नमेंट कहते हैं इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम जो वैल्यू है उसके इनवॉइस अपलोड हो चुके हैं। तो सिंपल सी बात गवर्नमेंट कहना क्या चाह रही है, गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है जो इनवॉइस तुमने अपलोड किए हैं उसका जो आईटीसी बनता है उसका 110% से ऊपर तो तुम क्लेम कर ही नहीं सकते। बस ये देख लेना कि वो टोटल लिमिट से ज्यादा ना हो। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं 10% निकालता हूं 1,41,000, और अगर मैं 14,10 में 1,41 ऐड करूंगा तो भैया 15 लाख से ऊपर बन जाएगा, जबकि मेरा पूरा आईटीसी 15 लाख बनता है। तो अगर मेरा पूरा आईटीसी ही 15 लाख बनता है तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि मुझे 15 ही तो मिलेगा, 14,10 वहां, तो यहां मैक्सिमम 90,000 ही क्लेम कर सकता हूं, उससे ऊपर क्लेम नहीं कर सकता। तो इस पॉइंट का ये मतलब है, और उम्मीद करूंगा आपको अमेंडमेंट समझ में आई होगी। ठीक है जी। अब अगर अमेंडमेंट समझ में आ गई है, एक बार चैट बॉक्स में लिख देना कि हाँ सर अमेंडमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आई, मैं दोबारा बोलूंगा, इस क्लास को दोबारा से पीछे करके सुनना, इस क्लास को दोबारा से पीछे करके सुनना, जरूर समझ में आएगी। सुनना ध्यान से मैंने क्या बोला है, मेरी बातों को समझने की कोशिश करना, एग्जाम्पल जो यहां पे लिखा है उसको समझने की कोशिश करना। ठीक है जी। और जिन बच्चों ने जून के अमेंडमेंट देखी है उनको तो ये बच्चों वाली लगी होगी, क्योंकि वहां पे मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाया था। बस वहां जहां मैंने 20% किया था वहां पे अब 10% कर देना है, उसके बेस पे आपका आंसर आ जाएगा। तो अमेंडमेंट छोटी सी है। अगर मैं चाहता तो ये भी बोल देता था कि जो आपने पहले 20 पढ़ा था अब उसको 10 कर लेना, बाकी सेम है, जाके जून की देख लो, बट मेरा दिल नहीं मानता। मेरा दिल इस बात में मानता है कि भैया मुझे क्या पता कि आपने जून की देखी नहीं देखी, और अगर देखी भी तो कितना आपको याद है। तो मुझे वो दोबारा से रिवीजन करवानी थी, मुझे दोबारा से याद करवाना था कि जून में आपने ये पढ़ा था, और मुझे दोबारा से एग्जाम्पल करवाना था कि अब जो नया एग्जाम्पल फ्रेम होगा वो इस बेस पे फ्रेम होगा। ठीक है जी। चलो जी, मुझे फटाफट से पूरी की पूरी फैमिली सामने, पूरी फैमिली अलर्ट हो जाए। ये सामने जो बच्चा बैठा है नालायक, मार खाओगे, इधर आओ। बच्चा नींद कर रहा है, आज मैया का जगराता दर्शन पाएंगे, आएगी शेरों वाली माता दर्शन पाएंगे। सोने नहीं है यहाँ पे, कोई प्रसाद नहीं मिलने वाला। फटाफट से बताओ जी, अमेंडमेंट नंबर 1 हमने क्या की है। सर अमेंडमेंट नंबर 1 आपने ये की है, रेसिपिएंट जब भी आईटीसी क्लेम करता है, आपने कहा था 4 कंडीशन होती है, उसमें एक कंडीशन और ऐड हुई थी कि सप्लायर को भी इनवॉइस पे अपलोड करने पड़ते हैं। अगर वो इनवॉइस अपलोड करेगा उसका आईटीसी पूरा मिल जाएगा, जो इनवॉइस अपलोड नहीं करेगा उसका गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा सारा मिलेगा, उसका गवर्नमेंट ने ये भी नहीं कहा सारा नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट ने कहा 10% मिलेगा, पहले परसेंटेज 20% थी। मैंने कहा 10% किसका, तो उसने बोला कि सर जो इनवॉइस अपलोड किए उसका जो आईटीसी बनता है उसका 10% निकाल लो, और जो उसका बैलेंस एक्चुअल आईटीसी बनता है वो इनमें से जो भी लेस वाला होगा वो क्लेम कर सकते हो। ठीक है जी। अब यहां पे फिर मैंने एग्जांपल करवाया। अब पहले एग्जांपल में तो यहां पे देखो सिंपल सा था, यहां पे 10 लाख है, अब 10 लाख का 10 बन गया 1 लाख, और मेरा बनता और 5 लाख है तो लेस बनेगा 1 लाख, तो मैं 11 लाख क्लेम कर सकता हूं, इससे ऊपर मैं क्लेम नहीं कर सकता अभी। उसके बाद अगले में 75 इनवॉइस अपलोड किए, उसका 14,10 था, तो 14,10 तो पूरा मिल जाएगा क्योंकि वो तो अपलोड कर दिए, और जो अपलोड नहीं किए 25 इनवॉइस उसका इसका 10% 141, बट जब पड़ा ही 90,000 है तो 141 और 90 लेस क्या बनेगा 90, तो पूरा 15 लाख रुपए का आईटीसी आप यहां पे क्लेम कर सकते हो। तो इस तरह से आपके आंसर निकल के आएंगे, और ये इसका क्रक्स है, ये पूरा इसका क्रक्स है। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आई होगी। ठीक है जी। तो उम्मीद करूंगा आपको अमेंडमेंट समझ में आ गई होगी, और सिंपल से अमेंडमेंट जो रटने वाले बच्चे हैं अब वो ध्यान दें, उनकी बारी है। जो परसेंटेज आपने पहले 20% पढ़ी थी वहां पे 10% कर लेना, अमेंडमेंट 1 खत्म हो जाएगी बस। और जो समझने वाले बच्चे हैं उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, आगे बढ़ सकते हैं। चलो जी, अब इधर सुना ध्यान से। अब आपकी आईटीसी के चैप्टर में ना जो एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे हैं और जो सीए इंटर वाले बच्चे हैं, ठीक है, और जो सीएमए इंटर वाले बच्चे हैं, आईटीसी के चैप्टर में बस यही सिंगल एक अमेंडमेंट आपके लिए थी। बच्चा कह रहा है बस सर यस, क्योंकि बाकी एक और अमेंडमेंट है, आईटीसी में अमेंडमेंट खत्म नहीं हुई, एक और अमेंडमेंट है, वो अमेंडमेंट है रूल नंबर 43 में। अब ये रूल नंबर 43 एग्जीक्यूटिव में एप्लीकेबल नहीं है,
ठीक है जी। सीए इंटर के अंदर इन्होंने दिया है बट डिटेल में एप्लीकेबल नहीं है, और सीए में इंटर के अंदर भी डिटेल में एप्लीकेबल नहीं है। जो प्रोफेशनल वाले बच्चे हैं और जो सीए फाइनल वाले अगर कोई बच्चा है यहाँ पे तो उनके लिए एप्लीकेबल है। अब वो बच्चे यहाँ पे बैठेंगे, बाकी जा सकते हैं। अब एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे कहते हैं सर तो फिर एक अमेंडमेंट और करवा दो ना। नहीं सर, आपके कहने से नहीं कराऊंगा, ना आप कहने से चलूंगा, मुझे पता आपका हित किस में है। बस आप चुप करके अमेंडमेंट अब कर लिया आईटीसी के चैप्टर में, घर जाके आईटीसी का चैप्टर पूरा रिवाइज करो, उसके क्वेश्चन सोल्व करो। अगली अमेंडमेंट क्लास मेरी रिवर्स चार्ज की है, तो अगली अमेंडमेंट से पहले रिवर्स चार्ज की रिवीजन करके आना, और जब मैं अमेंडमेंट करा दूंगा फिर दोबारा से उसकी रिवीजन कर लेना। तो अगली अमेंडमेंट मेरी चैप्टर है रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज के एक बार पहले रिवीजन करके आना, फिर आपको बताऊंगा अमेंडमेंट आई कहां पे और कैसे आई है, उसका इफेक्ट क्या पड़ा है। ठीक है, आप सब जा सकते हो। बाय बाय सभी को। एग्जीक्यूटिव छोटे छोटे क्यूट क्यूट से बच्चे, बड़े बच्चे अभी यहीं पे बैठे रहेंगे, बड़े भाई बहन यहीं पे होंगे, उनका रूल नंबर 43 है, उसमें अमेंडमेंट आई है, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो आप सभी के एग्जाम में बन सकती है जो प्रोफेशनल वाले बच्चे हैं। लो जी, इधर देखना ध्यान से। अब बाकी सारे बच्चे जा चुके होंगे जी एग्जीक्यूटिव, अगर कोई बैठा है तो बैठा रहे, अगर नॉलेज लेनी है, अदरवाइज जा सकता है। अब जो अगली अमेंडमेंट है वो अमेंडमेंट है रूल नंबर 43। अब मुझे एक बात बताओ, रूल नंबर 42 और 43 जो कंप्लीट क्लास मैंने यूट्यूब के ऊपर भी डाली थी, उम्मीद करूंगा ऑलमोस्ट सब बच्चों ने देख ली होगी, क्योंकि बच्चों को बहुत डाउट होता है 42 43 में, और मैंने पूरी जान लगा दी है उस रूल को समझाने में। और उस बच्चों जो बच्चे जिन्होंने उस रूल को देखा है ना, उन्होंने इतना अप्रिसिएशन दिया है, मुझे इतना प्यार दिया है, उन्होंने इतने अच्छे अच्छे कमेंट लिखे हैं कि सर जो आज तक समझ में नहीं आया ना उस क्लास के बाद आ गया। अब सुना ध्यान से, रूल नंबर 42 अगर आपको ध्यान आता हो वो इनपुट और इनपुट सर्विस वाला होता था, और रूल नंबर 43 होता था कैपिटल गुड्स वाले केस में। तो जो अमेंडमेंट आई है ना वो रूल नंबर 43 में आई है। 42 में कोई अमेंडमेंट नहीं है, जो आपने जून के लिए पढ़ा वही सेम दिसंबर के लिए है। रूल नंबर 42 में कोई सिंगल अमेंडमेंट नहीं। रूल नंबर 43 में एक अमेंडमेंट आई है, बट रूल नंबर 43 के अमेंडमेंट कराने से पहले ना एक बार मुझे इतनी रिवीजन करा दो कि आप पहले क्या करते थे। रूल नंबर 43 पहली बात कैपिटल गुड्स वाले केस में लगता था कि अगर मैंने कैपिटल गुड्स लिया और उसको कॉमन यूज किया तो उसका आईटीसी हम कैसे अपोर्शन करेंगे, वो सारी बातें वहां थी। और आपको ध्यान आ रहा हो, कॉमन आईटीसी को डिवाइड बाय 60 करते थे, डिवाइड बाय 60 करके फिर जो आईटीसी था उसको एग्जम्प्टेड सप्लाई और टैक्सेबल सप्लाई के अकॉर्डिंग हम अपोर्शन कर लेते थे। और मे भी अगर आपको ध्यान आता हो, डिवाइड बाय 60 इसलिए करते थे, मैं बोलता था कैपिटल गुड्स की लाइफ हम 5 साल मानते। अब यहां पे ना लॉ में ये लिखा था कि कैपिटल गुड्स की लाइफ 5 साल मानते हैं। अब 5 साल कहां से काउंट होते थे? 5 साल काउंट होते थे, फॉर एग्जाम्पल एक कैपिटल गुड्स मैंने लिया, उसको पहले कई महीने एग्जम्प्टेड में यूज किया, पहले कई महीने एग्जम्प्टेड में यूज किया, और फिर मैंने टैक्सेबल एग्जम्प्टेड दोनों में यूज किया। एक कैपिटल गुड्स मैंने लिया, पहले कई महीने टैक्सेबल में यूज किया, और फिर मैंने टैक्सेबल एग्जम्प्टेड दोनों में यूज किया। अब मुझे नहीं पता मेरी फैमिली के जितने बच्चे सामने बैठे हैं अगर वो मेरी बात समझ पा रहे हो, अभी तक आप ये करते थे एग्जम्प्टेड में जितना यूज किया उसका 5% ईच क्वार्टर माइनस कर देते थे, और माइनस करने के बाद जो आईटीसी आता था फिर वहां से डिवाइड बाय 60 करते थे। इट मींस जितने महीने आपने कैपिटल गुड्स इतना यूज किया उसकी लाइफ को हम इग्नोर करते थे, और फिर हम बोलते थे भाई यहां से कॉमन यूज है, अब यहां से डिवाइड बाय 60 करेंगे। अब कमाल की बात देखना, सोच के देखना, अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि अगर 2 साल मैंने एग्जम्प्टेड यूज किया और लाइफ में 5 साल कह रहा हूं, 2 साल एग्जम्प्टेड यूज किया, 2 साल के बाद कॉमन यूज किया, तो जब 2 साल के बाद मैंने कॉमन यूज किया तो डिवाइड बाय 60 किया, तो मैंने वहां से 5 साल लाइफ ले ली। और अगर मैंने वहां से 5 साल लाइफ ले ली और 2 साल पहले एग्जम्प्टेड थे तो अप्रोक्सीमेट 7 साल लाइफ हो गई सर। मतलब सिमिलैरिटी नहीं थी, सिमिलैरिटी नहीं थी। कुछ कैपिटल गुड्स में स्टार्टिंग से 5 साल होते थे जो स्टार्टिंग से कॉमन यूज होते थे, कुछ कैपिटल गुड्स में 60 महीने कई बाद में होते थे, 5 साल बाद में होते थे। अब गवर्नमेंट ने बिल्कुल लॉ क्लियर कर दिया। अब गवर्नमेंट ये बात कहती है, सुन भाई विवेक, कि रूल नंबर 43 में एक अमेंडमेंट आ चुकी है कि कैपिटल गुड्स की लाइफ हम 5 साल सभी कैपिटल गुड्स के लिए सिमिलर मानेंगे। नहीं आई बात समझ? घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। नाराज क्यों हो रहे हो? ना मेरे लाल, मेरे बैंगनी कलर के, मेरे मेहरून कलर के बच्चे सीधे होके बैठो, नाराज नहीं होना। अब गवर्नमेंट ये बात कहना चाहिए कि 5 साल जो काउंट करने हैं, 5 साल जो काउंट करने हैं वो सभी के लिए इक्वल काउंट करने हैं। अब ये 5 साल जो काउंट होंगे ना, फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस काउंट होंगे।
मतलब जब से उस कैपिटल गुड्स का इनवॉइस कटा, जब से उस कैपिटल गुड्स का इनवॉइस कटा, वहां से 5 साल की लाइफ होगी, वहां से 5 साल की लाइफ होगी। तो अगर आपने इतना एग्जम्प्टेड में यूज किया तो वो टाइम अब जा चुका है, वो टाइम अब जा चुका है। तो भैया 5 साल जो हमें काउंट करने हैं वो इनवॉइस हमें काउंट करने हैं, जो उसकी बैलेंस लाइफ होगी तो हमें अपोर्शन, हमें रिवर्सल उतने टाइम में करनी पड़ेगी। ठीक है जी, आपको मैं दिखाता हूं। रूल नंबर 43 आपने क्लास में किया होगा, पहले वो जून वाला कर लेना। ठीक है जी, उसके बाद अमेंडमेंट आपको बता देता हूं, अमेंडमेंट क्या है। आपकी बुक में भी होगा, ये सब कुछ सेम है, ये सब कुछ सेम है। अमेंडमेंट आई है ये ग्रीन वाली, ये ग्रीन वाली है। देखो ये क्या लिखा है, क्या लिखा हुआ है, वैलिडिटी ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ सच गुड्स शेल एक्सटेंड अप टू 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस ऑफ सच गुड्स। अब ये 5 साल डिफाइन कर दिया कि जो डेट ऑफ इनवॉइस होगी उस गुड्स की, वहां से हम 5 साल इसकी यूजफुल लाइफ काउंट करेंगे, बस ये पर ध्यान दो। और दूसरी इसमें अमेंडमेंट एक और आई है। अभी तक हम क्या करते थे कि 5% ईच क्वार्टर माइनस करते थे। 5% ईच क्वार्टर माइनस करने के बाद जो बैलेंस आईटीसी आता था फिर उसको डिवाइड बाय 60 करते थे। अब गवर्नमेंट कहती है नहीं, अब गवर्नमेंट कहते हैं 5% ईच क्वार्टर जो आपका निकल के आ रहा है ना, उसको आपने आईटीसी में से माइनस नहीं करना उस टाइम। इट मींस अब गवर्नमेंट कहते हैं विवेक, जितना तेरा टोटल आईटीसी बनता है पहले तू वो पूरा क्लेम कर, जितना तेरा टोटल आईटीसी बनता है पहले तू वो क्लेम कर ले, और 5% ईच क्वार्टर जो होगा ना, जब तेरी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आएगी उसमें तू ऐड करके हमें पे करेगा। सर नहीं समझ आ रहा, मतलब कि अब जो मेरा आईटीसी होगा, जैसे मेरा टोटल आईटीसी आता था उसमें से माइनस करते थे 5% ईच क्वार्टर, फिर बैलेंस आईटीसी आता था उसको डिवाइड बाय 60 करते थे। चेक कर लो, आपने क्लास में ऐसा ही कुछ किया होगा। अब गवर्नमेंट कहती है ये तो पूरा एलिजिबल है, ये पूरा क्लेम कर, ये तो पूरा क्लेम कर, ये तो पूरा क्लेम कर, इस पूरे को डिवाइड बाय 60 कर, और जो ये 5% ईच क्वार्टर है इसको अलग लेके जाके तो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड करके हमें दिखा, तो यहां से माइनस करके हमें मत दिखा। सर फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा आंसर में, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, बट प्रेजेंटेशन के अंदर फर्क पड़ जाएगा। और प्रेजेंटेशन, अब नई प्रेजेंटेशन कैसी होगी उसका एग्जांपल मैं यहां पे आपको दिखाऊंगा। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन सोल्व करना है वो मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा। उम्मीद करूंगा अगर आप उसके थ्रू क्वेश्चन करोगे, उस प्रेजेंटेशन से क्वेश्चन करोगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आप पुराने लॉ के बेस पे चलोगे तो नंबर कट भी सकते हैं। क्यों? अब रूल नंबर 43 में अमेंडमेंट आ चुकी है। ठीक है जी। और एक बच्चा कहता है सर ये तो अमेंडमेंट इफेक्ट में फिर तब आएगी ना कि पहले एग्जम्प्टेड यूज था फिर कॉमन यूज हो गया, या पहले टैक्सेबल यूज था फिर कॉमन यूज हो गया। यस, अगर स्टार्टिंग से ही कॉमन यूज है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक बात मैंने सोच के बताओ, अगर स्टार्टिंग से मैंने कॉमन यूज किया फिर तो स्टार्टिंग से डिवाइड बाय 60 होगा, फिर तो 5% ईच क्वार्टर की बात ही नहीं है। ये 5% ईच क्वार्टर की बात आती ही कब है? आती ही तब है जब पहले एग्जम्प्टेड था फिर कॉमन हो गया, या पहले टैक्सेबल था फिर कॉमन हो गया, उसी में तो 5% ईच क्वार्टर करते हैं। तो गवर्नमेंट कहती है जहां 5% ईच क्वार्टर की बात आ रही है उसको तुम अब आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड करके दिखाओगे। आपको मैं दिखा भी देता हूं, देखो यहां पे लिखा भी है कि जो आपका 5% ईच क्वार्टर आप करते हो एडिड टू द आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी फॉर द टैक्स पीरियड विन इन विच क्रेडिट इज क्लेम। मतलब आपको आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड करके दिखाना है। और ये पॉइंट जो है ये सिर्फ इन्हीं केस में एप्लीकेबल होगा कि जहां पर पहले आपकी एग्जम्प्टेड थी फिर आपकी कॉमन यूज में आ गई, या पहले आपकी टैक्सेबल थी फिर आपकी कॉमन यूज में आ गई। ठीक है जी, आपको मैं दिखा देता हूं। और यहां पे एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ लो जी। फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट यूजफुल लाइफ ऑफ एनी कैपिटल गुड्स शैल बी कंसीडर एज 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस एंड द सेड फॉर्मूला शैल बी एप्लीकेबल ड्यूरिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ द सेड कैपिटल गुड्स। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि 5 साल जो हैं आपको स्टार्टिंग से काउंट करने हैं। अब ये अमेंडमेंट आ चुकी है, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा अब मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूं। इधर देखो ध्यान से, यहां पे ये लो जी, अमेंडमेंट का एनालिसिस है, इसके आप नोटिंग कर लेना जी, इसके आप नोटिंग कर लेना। एक बार चेक करो, यहां पर पहले तो नॉर्मल केस की बात करते हैं और यहां स्पेशल केस की बात करते हैं। जहां पे अमेंडमेंट आई है, नॉर्मल केस में कोई अमेंडमेंट नहीं आई और अमेंडमेंट का मतलब भी नहीं बनता। अगर क्वेश्चन बनेगा यहां से तो जैसे अभी तक करते हो वैसे अभी तक करके आना है जो आपने जून के एग्जाम के लिए किया। और अगर स्पेशल केस में से क्वेश्चन बनेगा, जो बनने के चांसेस ज्यादा है प्रोफेशनल वाले बच्चे और सीए फाइनल वाले बच्चे, अगर स्पेशल केस में से क्वेश्चन बनेगा उस केस में आपको अमेंडमेंट एप्लीकेबल करनी है। पहले नॉर्मल केस की बात करते हैं। अभी तक आपने रूल नंबर 43 में याद करो उस क्लास में क्या किया होगा।
जिन बच्चों ने क्लास नहीं देखे वो यूट्यूब पे एक बार देख लेना, मैंने बहुत बढ़िया क्लास डाली है, बहुत मेहनत से क्लास डाली है। उस रूल नंबर 43 में याद करो आपने क्या किया होगा, पहले आप टोटल आईटीसी लेते थे, उसके में से नॉन बिजनेस पर्पस वाला माइनस कर दो क्योंकि वो मुझे मिलना ही नहीं है, एग्जम्प्टेड सप्लाई वाला माइनस कर दो, एक्सक्लूसिव वो मुझे मिलना नहीं है, जो ब्लॉकेज वाला है वो माइनस कर दो, फिर आ गया बैलेंस आईटीसी। उस बैलेंस आईटीसी में से जो टैक्सेबल सप्लाई में एक्सक्लूसिव यूज था वो माइनस कर दो क्योंकि ये तो मुझे पूरा मिल जाएगा। फिर जो बैलेंस बचता था उसको हम बोलते थे कॉमन क्रेडिट। अब कॉमन क्रेडिट कैपिटल गुड्स वाले केस में बिजनेस नॉन बिजनेस की बात ही नहीं होती थी, ये बात मैंने आपको बताई भी थी कि रूल नंबर 42 अलग है, 43 अलग है। 43 में सिर्फ कॉमन यूज उसको बोलते हैं जब एग्जम्प्टेड और टैक्सेबल में यूज होता है। अब जो मेरा कॉमन क्रेडिट आ गया उसको डिवाइड बाय 60 करते थे, डिवाइड बाय 60 करके जो पोर्शन आया एग्जम्प्टेड सप्लाई डिवाइड बाय टोटल सप्लाई, तो जो ये पोर्शन था उसको हम हर महीने रिवर्स करते थे। उम्मीद करूंगा आपको ये बात ध्यान आ रही हो। ये हम करते थे नॉर्मल केस में, जिस केस में ऐसा होता ही नहीं था कि पहले इतने महीने एग्जम्प्टेड फिर कॉमन, या पहले इतने महीने टैक्सेबल फिर कॉमन। और जबकि ऐसे क्वेश्चन हमने क्लास में किए थे, एक बार क्लास के नोट्स खोल लेना, चेक करना, एक दो क्वेश्चन हमने नॉर्मल किए थे, एक दो क्वेश्चन हमने स्पेशल वाले किए थे, जहां पर मैंने कहा था इतने महीने आपने एग्जम्प्टेड की फिर कॉमन में आ गया, इतने महीने टैक्सेबल की फिर कॉमन में आ गया। अमेंडमेंट उस केस में आई है, अमेंडमेंट तो इस केस में आई नहीं क्योंकि यहां तो 5% ईच क्वार्टर का मतलब ही नहीं है। यहां तो सिंपल सी बात है कि भैया टोटल आईटीसी मेरे पास है। इसका मतलब ये था, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, जब मैंने कहा था कि आप ऐसे करोगे कि टोटल आईटीसी आपके पास है, उसमें से पेज फाड़ना स्टार्ट कर दो, नॉन बिजनेस अलग कर दो, एग्जम्प्टेड अलग अलग कर दो, ब्लॉकेज अलग कर दो, बैलेंस बच गया, इसमें टैक्सेबल वाला अलग कर दो, जो बैलेंस बचा कॉमन है उस कॉमन को डिवाइड बाय 60 कर दो, और फिर एग्जम्प्टेड और टोटल सप्लाई के बेस पे आप उसको पोर्शन कर दो। अब सुना ध्यान से, स्पेशल केस क्या है। स्पेशल केस ये था कि भैया यहां पे एग्जम्प्टेड सप्लाई में यूज था, फिर आप कॉमन यूज करने लग गए, या पहले आपका टैक्सेबल सप्लाई में यूज था फिर आप कॉमन यूज करने लग गए, ये स्पेशल केस है। अब जितने बच्चे मेरी फैमिली के सामने बैठे होंगे उन्हें शायद याद आ रहा होगा, इस वाले पोर्शन का हम 5% ईच क्वार्टर माइनस करते थे, और देन फिर बैलेंस आईटीसी जो बचता था उसको डिवाइड बाय 60 करते थे। याद आ रहा है कुछ? कई बच्चे तो गायब भी हो गए। बच्चा कह रहा है छोड़ यार, पता नहीं सर क्या करवा रहे हैं, रूल नंबर 43 भाई नहीं आता यार, भागो यहां से, कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें पता नहीं है कि सीए फाइनल और सीएस प्रोफेशनल में कितना इंपॉर्टेंट रूल है। और जो बच्चे भला बुरा बोल के जाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बार पहले क्लास देख लेना, रूल नंबर 42 43 की मैंने कितनी डिटेल में डाली है, और फिर समझ में ना आए फिर आप मुझे बोल देना, और तभी अमेंडमेंट समझ में आएगी। अगर आप डायरेक्टली आके बैठ गए फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो याद करो, पहले हम क्या करते थे, इतने वाले पोर्शन का 5% ईच क्वार्टर माइनस करते थे, फिर बैलेंस को डिवाइड बाय 60 करते थे, उसके बेस पे हम काम करते थे। अब ये लो चेंज हो गया, अब रिवाइज लो क्या है कि पूरा आईटीसी क्लेम करो, उसको डिवाइड बाय 60 करो, और जो 5% ईच क्वार्टर और पार्ट जीरो है उसको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दो, ठीक है जी। अब यहां पे देखो, टोटल लाइफ जो है 5 साल बन गई डेट ऑफ इनवॉइस से, और पहले 100% आईटीसी क्लेम करना है, उसके बाद रिवर्सल होगी। ये इस अमेंडमेंट का क्रक्स है। अमेंडमेंट दो है, 5 साल हम काउंट करेंगे डेट ऑफ इनवॉइस से, और दूसरी अमेंडमेंट है 5% ईच क्वार्टर जो होगा अब हम माइनस करके शो नहीं करेंगे रूल नंबर 43 में। अब हम क्या करेंगे, उस केस में आपका जो 5% ईच क्वार्टर है उसको हम आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करके दिखाएंगे। बात समझ में आ रही है जी? अच्छा, अब यहां पे देखो जी, अब ये एग्जांपल है। इस एग्जांपल के बाद आपके मन में जितने भी डाउट्स उठ रहे हैं, जितने भी डाउट्स उठ रहे हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। एक बार फटाफट से कैलकुलेटर निकाल लो जी, जल्दी कैलकुलेटर निकालो, जल्दी कैलकुलेटर निकालो जितने बच्चे सामने बैठे हैं, और यहां पे फटाफट से बताने की कोशिश करो जी। एग्जांपल नंबर 1, ड्यूरिंग अप्रैल 2020 विनोद लिमिटेड है। विनोद, ओ माय गॉड सर, आपने विनोद का नाम कहां से लिख लिया? अब जब आप सारा दिन फेसबुक इंस्टाग्राम पे विनोद विनोद बोलते हो तो मैंने कहा मैं भी विनोद लिख लूं, मेरे को क्या। ड्यूरिंग द अप्रैल 2020 विनोद लिमिटेड परचेज 5 कैपिटल गुड्स आर एज फॉलो। 5 कैपिटल गुड्स परचेज किए अप्रैल में, ए बी सी डी ई, 5 कैपिटल गुड्स के नाम आ गए। वैल्यू 25 लाख, 25 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 70 लाख। जीएसटी 5% है, 1,25,000, 1,25,000, 1 लाख, 2 लाख और 3.5 लाख। पर्पस, इसकी यूसेज कैसे है? 100% एग्जम्प्टेड सप्लाई, यूज फॉर पर्सनल पर्पस, 100% टैक्सेबल सप्लाई, एग्जम्प्टेड एंड टैक्सेबल, एग्जम्प्टेड एंड टैक्सेबल, तो ये दोनों तो कॉमन है,
ये वाला एक्सक्लूसिव टैक्सेबल है, ये दोनों का आईटीसी मिलेगा नहीं। तो इट मीन सिंपल सी बात क्या निकल के आ रही है कि अप्रैल के महीने की बात करते हैं। अच्छा, एग्जम्प्टेड सप्लाई की टर्नओवर है 10 करोड़ और टैक्सेबल सप्लाई की टर्नओवर है 15 करोड़। तो टैक्सेबल सप्लाई की टर्नओवर 15 करोड़ है, एग्जम्प्टेड सप्लाई की टर्नओवर 10 करोड़ है। अब यहां पे पहली बात, कैपिटल गुड्स ए, जो ए है 100% एग्जम्प्टेड सप्लाई। मुझे फटाफट से बोल दो, अगर एक्सक्लूसिव एग्जम्प्टेड सप्लाई है तो उसका आईटीसी मिलेगा नहीं। यहां पे क्रॉस आ गया जी, अगर एक्सक्लूसिव एग्जम्प्टेड सप्लाई है नील आ गया। पर्सनल यूज है उसको बाहर निकाल दो, नहीं मिलेगा। अगर यहां पे टैक्सेबल है तो भैया 1 लाख का फुल आईटीसी मिल जाएगा। ये हम सब जानते हैं, टैक्सेबल सप्लाई वाले केस में आईटीसी पूरा मिल जाता है। अब जब ये आईटीसी इसका है, ये 2 लाख और 3.5 लाख, ये कॉमन यूज है, ये कॉमन यूज है, ये 5.5 लाख हो गया। 5.5 लाख डिवाइड बाय 60। अब अगर 5.5 लाख को डिवाइड बाय 60 करोगे तो ये निकल के आ गया जी आपका 9167। 9167। अब ये टोटल आ गया ना, ये तो टोटल आ गया। अब इसमें इसको एग्जम्प्टेड और टैक्सेबल का अलग अलग करना है। अब अगर 9167 है, 10 एग्जम्प्टेड है और 15 टैक्सेबल, तो टोटल टर्नओवर कितनी हो गई? 25। तो अब सोच के बोलना, अगर 25 पे 9167 है तो 10 पे कितना आएगा? 3667। इसकी हम रिवर्सल करते थे अभी तक, जो कैपिटल गुड्स में करते थे रूल नंबर 43 में, ये अभी तक का लो था और ये आज भी है। सर इसमें तो अमेंडमेंट आ गई, इसमें कहां ही है अमेंडमेंट? इसमें नहीं आई। चेक करो, उसने कहीं नहीं कहा इस पूरे क्वेश्चन में कि इतना एग्जम्प्टेड फिर कॉमन, इतना टैक्सेबल फिर कॉमन। अभी तक उसने कोई बात ही नहीं की है। अभी तक तो उसने नॉर्मल बात की है जी, ये वाला एक्सक्लूसिव एग्जम्प्टेड है, ये एक्सक्लूसिव पर्सनल है, एक्सक्लूसिव टैक्सेबल है, ये दोनों है। तो एक्सक्लूसिव एग्जम्प्टेड बाहर निकाल दिया, एक्सक्लूसिव पर्सनल बाहर निकाल दिया, एक्सक्लूसिव टैक्सेबल पूरा दे दिया इस महीने का, और ये दोनों कॉमन है। और जो कॉमन है उसको डिवाइड बाय 60 करते थे, फिर एग्जम्प्टेड और टोटल सप्लाई के बेस पे जो अमाउंट आता था उसको हम रिवर्स की बात करते थे। तो इस महीने की रिवर्सल हो गई इतनी, यहां कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का पक्का। अभी तक मैंने अमेंडमेंट एप्लीकेबल नहीं की जी, अभी तक मैंने अमेंडमेंट एप्लीकेबल नहीं की। अब अगला पॉइंट देखना। अब ड्यूरिंग मे 20, वो अप्रैल 20 की बात थी, अब ये मे 20 है। ड्यूरिंग मे 2020 विनोद लिमिटेड परचेज 1 मोर कैपिटल गुड्स एफ, एक और कैपिटल गुड्स लिया एफ, एंड अदर इंफॉर्मेशन एज फॉलोज। एक कैपिटल गुड्स नया आ गया और बाकी इंफॉर्मेशन आपको दी है। अब वो कहना चाह रहे हैं कैपिटल गुड्स एफ जो है वो 60 लाख का है, उस पर 5% जीएसटी है, उसका 3 लाख रुपए का जीएसटी बनता है। उसको यूज किया टैक्सेबल एंड एग्जम्प्टेड, इसको यूज किया टैक्सेबल एग्जम्प्टेड दोनों में, तो ये स्टार्टिंग से ही कॉमन यूज आ गया। फिर कहना चाह रहे हैं कैपिटल गुड्स ए, कैपिटल गुड्स ए पहले कहां पर यूज था? एक्सक्लूसिव एग्जम्प्टेड में था, एक्सक्लूसिव एग्जम्प्टेड में था। मई के महीने में उसको यूज करना स्टार्ट कर दिया कॉमन, मई के महीने में यूज करना स्टार्ट कर दिया कॉमन। मतलब अप्रैल में सिर्फ एग्जम्प्टेड में यूज किया और मई में दोनों में यूज किया, स्पेशल केस आ गया। मेरी बात आपको समझ में आ रही है या वैसे आज जगराता भजन सुनने के लिए आ गई हो? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का आ रही है ना? ठीक है ना? नहीं आ रही है तो दोबारा सुन लेना, मैं भी बहुत आराम से करवा रहा हूं ताकि मुझे पता है कि क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है जी, पहले अप्रैल का महीना था, अप्रैल में उसने बोला 100% एग्जम्प्टेड है। अब मई के महीने में बोल रहा है कि जो 100% एग्जम्प्टेड अप्रैल में था उसको अब कॉमन यूज कर रहे हैं मई के महीने से। ऐसे ही जो कैपिटल गुड्स सी था जो सिर्फ टैक्सेबल में था, सिर्फ टैक्सेबल में, देखो ना कैपिटल गुड्स सी, कैपिटल गुड्स सी किस में था? सिर्फ टैक्सेबल में था। अब वो कहना चाह रहे हैं कैपिटल गुड्स सी को अब हम कॉमन यूज कर रहे हैं। तो कॉमन यूज में कौन कौन से आ गए? ए आ गया, सी आ गया और एफ आ गया। बट एफ तो लिया ही अभी है, स्टार्टिंग से कॉमन यूज है। ए और सी जो हैं पहले एग्जम्प्टेड और टैक्सेबल में थे, अब वो दोनों कॉमन में आ गए। ड्यूरिंग मे टर्नओवर एग्जम्प्टेड सप्लाई 2 करोड़ है और टैक्सेबल सप्लाई की 8 करोड़ है, तो मतलब टोटल टर्नओवर जो हो गई वो 10 करोड़ की हो गई। अब बताओ ये क्या करें? ये आपका ओल्ड लो है, ये आपका न्यू लो है। पहले हम ओल्ड लो देखते हैं कि ओल्ड लो में अभी तक आप क्या करते थे। एफ का तो वही 3 लाख का कॉमन हो गया। अब ए में हम क्या करते थे? देखो 5% ईच क्वार्टर, तो अगर 5% ईच क्वार्टर और पार्ट है तो एक महीने को पूरा क्वार्टर मानते थे, क्योंकि अगर अप्रैल का महीना आपने एग्जम्प्टेड यूज किया तो एक महीने को पूरा क्वार्टर मानते थे। 5% माइनस कर लेते थे इसमें से, क्योंकि यहां पे देखो आपका 1,25,000 था ना, ये आपका 1,25,000 था ए का, इसका 5% निकालते थे, तो माइनस करने के बाद 5% 1,18,750 को, इसको हम कॉमन बोल देते क्योंकि 5% ईच क्वार्टर माइनस कर दिया और जो बैलेंस बचा उसको हम कॉमन में ले गए। यही करते थे रूल नंबर 43 में, एक बार जाके देख लेना।
अगले में अब ये कैपिटल गुड्स, इसमें पहले टैक्सेबल उसका माइनस किया, फिर इसको कॉमन मान लिया, और ये जो टोटल कॉमन निकल के आया उसको डिवाइड बाय 60 करते थे, ये अमाउंट निकल के आ गया। अब ये इस महीने का प्लस में अप्रैल के महीने का 9167 ये निकल के आ गया 17730। एग्जम्प्टेड डिवाइड बाय ये आ गया टोटल टर्नओवर 3546, इस महीने में रिवर्सल कर देते। और लाइफ हम मानते थे 60 मंथ। देखो ए और सी और एफ इसकी भी 60 मंथ मान रहे हैं, जबकि ए और सी पहले एक महीना यूज हो चुके हैं। सर ए और सी पहले एक महीना यूज हो चुके हैं ना। अब अगर पहले एक महीना वो दोनों यूज हो चुके हैं और यूज होने के बाद भी हम 60 मंथ काउंट कर रहे हैं, तो एक महीना कहां गया? फिर तो मैंने कैपिटल गुड्स की लाइफ 5 साल से ऊपर बोल दी। क्यों? क्योंकि पहले ये प्रिस्क्राइब ही नहीं था कि हमें 60 मंथ या 5 साल लेने कहां से हैं। तो देखो यहां पे मैंने क्या लिखा है, डी और ई, ये तो 60 मंथ हम अप्रैल से काउंट करेंगे, और ये ए सी एफ जो है वो 60 मंथ हम काउंट करेंगे मई से। जबकि जिसमें एफ अगर समझ आ रही है, क्योंकि एफ तो नया है, एफ तो नया है भैया, एफ तो 60 मंथ आप मई से काउंट करो, बट ए और सी तो आपने अप्रैल में परचेज किए थे ना, उसका इनवॉइस तो अप्रैल में था, और अगर इनवॉइस अप्रैल से था तो अप्रैल से 60 मंथ काउंट करो। अब तो उसके 59 मंथ रह जाने चाहिए, अब तो उसके 59 मंथ रह जाने चाहिए। मुझे नहीं पता आपको मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, बट अभी तक ये ओल्ड लॉ था, इसके अंदर मैंने कोई अमेंडमेंट नहीं कराई, ये काम अभी तक आप करते थे। सर अमेंडमेंट कहां आई है? अमेंडमेंट अब ध्यान सुनना, कैपिटल गुड्स एफ ये तो 3 लाख रुपए कॉमन है। अब कैपिटल गुड्स ए जो है पूरा 125 क्लेम कर लो, 5% ईच क्वार्टर माइनस नहीं करना, 5% निकाल के मैंने अलग रख लिया, इसको मैं आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड करके दिखाऊंगा। ये अमेंडमेंट आ गई पहली, इसको मैं आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड करके दिखाऊंगा 5% वाले पोर्शन को। अब माइनस करके मुझे नहीं लेके जाना, रूल नंबर 43 के अंदर ये बात आई है। उसके बाद कैपिटल गुड्स यहां भी पूरा 1 लाख क्लेम करूंगा, यहां 5% में माइनस नहीं करूंगा। अब यहां पे देखो 5,25,000 आ गया, या 5,13,750 था। इतने का फर्क क्यों आ गया? क्योंकि जो मैंने यहां पे माइनस करके दिखाया था, यहां पे मैंने माइनस करके नहीं दिखाया। एक बच्चा कहता है अच्छा भाई समझ में आ रहा है, ये सर कहना चाह रहे हैं कि अब जितना कैपिटल गुड्स का आईटीसी बनता है अब वो पूरा क्लेम कर लेना है, जो 5% वाला पोर्शन है उसको दिखाना है, बट वो अलग से आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड होगा, उसको माइनस करके नहीं दिखाना। यस आप मेरी बात समझ गए। तो देखो मैंने पूरा यहां 125 पूरा 1 लाख दिखाया, यहां पे 525, अब इसको डिवाइड बाय 60 किया 8750, अभी 8750 और अप्रैल का 9167 17,917 एग्जम्प्टेड डू और टोटल 10 हो गया 3583। देखो यहां पे आ रहा है 3546 आ रहा है, यहां 3583 आ रहा है। आंसर में थोड़ा फर्क आएगा ही आएगा, क्यों? आपने यहां माइनस करके नहीं दिखाया। ठीक है री, तो कई बच्चे जो अब ये वाला करके आएंगे ना, जो पुराना लोग करके आएंगे, तो नंबर उनके अब कट सकते हैं, नंबर उनके मैं कह रहा हूं कट सकते हैं, क्योंकि अमेंडमेंट आ चुके हैं रूल नंबर 43 में। तो तभी मैं आपको बता रहा हूं कि सभी बच्चे अलर्ट रहें, अमेंडमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, अमेंडमेंट एग्जाम के अंदर बन सकती है। तो सिंपल सा क्रक्स से निकल के आ रहा है कि पहले पूरा ईटीसी क्लेम करो, पहले पूरा ईटीसी क्लेम करो, और 5% वाला पोर्शन उसको अलग से सेपरेट दिखा के आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दो। अब यहां डिवाइड बाय ये आ गया 3583। अब क्रक्स डी और ई, ये तो 60 महीने काउंट करेंगे अप्रैल से, क्योंकि डी और ई तो पहले परचेज किए थे। ए और सी को अलग कर दिया, अब 59 मंथ हो गए मई से। सर देखो यहां पे 60 मंथ थे, यहां होंगे 59, क्यों? क्योंकि 5 साल अब हमें इनवॉइस से काउंट करने हैं, और ए और सी का इनवॉइस जो था वो अप्रैल से था, तो यहां पे 59 मंथ रह गए ना। और जो एफ है वो तो लिया ही अभी है, 60 फ्रॉम में आ गया। तो चेंज ये आ गया कि जो ए और सी में ओल्ड लो में मैं 60 महीने मई से काउंट करता था, अब नए लो में 60 महीने काउंट नहीं होंगे, 59 मंथ बैलेंस रह गए हैं, क्योंकि 1 महीना ऑलरेडी मैं यूज कर चुका हूं। अब यहां पे 2-3 महीने भी हो सकते थे, 4 महीने भी हो सकते थे। बस ये ध्यान रखना कि 5 साल की अब जो लाइफ काउंट करनी है वो डेट ऑफ इनवॉइस से काउंट करनी है, ये बात ध्यान देना। तो आपके एग्जाम में ना क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन क्या बनेगा? यही सेम प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन जाएगा, यही सेम प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन जाएगा अप्रैल और मई का। और फिर बच्चे गलती करके आएंगे, बच्चा क्या करेंगे? अप्रैल तो सारे बच्चे सही करके आएंगे, क्योंकि अप्रैल में तो कोई चेंज आया ही नहीं है, चेंज बना मई से, चेंज मई से बना। तो कई बच्चे जिनको पुराना लो याद होगा ना, वो ये करके आएंगे, उनको लगेगा उनका 8 नंबर का 10 नंबर क्वेश्चन सही है, उन्हें ये नहीं पता वो क्या गलती करके आ गए। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, अप्रैल में कोई चेंज नहीं है, मई में चेंज है। और मई में क्यों? क्योंकि जहां 5% ईच क्वार्टर की बात आती है वहां पे चेंज आया है।
वहां माइनस करके नहीं दिखाना, पहले पूरा आईटीसी क्लेम करो, 5% वाला आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करना है, इसको हम नीचे नोट में लिख देंगे। और दूसरी बात, 5 साल जो हमें काउंट करने हैं, अब तब से काउंट नहीं करने जब से वो कन्वर्ट हुआ है, हमें काउंट करने हैं स्टार्टिंग से। तो उसके बेस पे देख लेना, जितने मंथ लाइफ कम हो गई है उतने मंथ हमें कम कर देनी है। तो बस 5 साल से ऊपर अब कैपिटल गुड्स की लाइफ नहीं हो सकती। अमेंडमेंट का सिंपल सा क्रक्स ये निकल के आ रहा है। ठीक है जी। तो बच्चा कह रहा है सर आप इसके फिर क्वेश्चन और करा दोगे? बिल्कुल, बट अभी नहीं कराऊंगा। एक एग्जांपल मैंने इसलिए करवा दिया ताकि आपको अमेंडमेंट समझ में आ जाए। ठीक है जी। इसके और क्वेश्चन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। उम्मीद करूंगा आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहोगे। अमेंडमेंट बेस्ड 2-3 क्वेश्चन बना के और डाल दूंगा आने वाले एक हफ्ते के अंदर, उसको डाउनलोड कर लेना। लिख दूंगा स्पेसिफिकली रूल नंबर 43 के क्वेश्चन। ठीक है, ताकि उसमें आपको सोल्व करके ना आपको समझ में आ जाए कि अमेंडमेंट कैसे करनी है। नहीं तो जो मेरे स्टूडेंट दरबार आएंगे उसमें आपको करवा दूंगा रूल नंबर 43 के ये वाले क्वेश्चन और बन सकते हैं। ठीक है, बाकी उम्मीद करूंगा आपको अमेंडमेंट समझ में आ गई। आईटीसी के चैप्टर में 2 अमेंडमेंट आई हैं बस। पहली अमेंडमेंट 20% वाला 10% हो गया। दूसरी अमेंडमेंट रूल नंबर 43 में 5 साल पहले काउंट हम बाद में करते थे, लाइफ 5 साल से ऊपर हो जाती थी, बट अब 5 साल काउंट करेंगे डेट ऑफ इनवॉइस से, वहां से 5 साल लेके चलेंगे और 5% ईच क्वार्टर माइनस करके हम कॉमन क्रेडिट शो नहीं करेंगे, 5% को अलग से आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करके दिखाना है। ठीक है। एक बच्चा कहता है सर तो फिर जो आप वो हमें 5% माइनस करते थे तो क्या वो सब जगह खत्म हो गया? नहीं 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 नहीं, वो तब खत्म हो गया कि पहले एग्जम्प्टेड फिर कॉमन यूज। अब अगर पहले एग्जम्प्टेड है और फिर बाद में टैक्सेबल है तो फिर 5% माइनस करके ही जो क्रेडिट आएगा उसको बुक करोगे। मतलब मेरी बात समझ पा रहे हो? रूल नंबर 43 एप्लीकेबल कहां होता है? कॉमन क्रेडिट में। रूल नंबर 43 एप्लीकेबल कहां होता है? कॉमन क्रेडिट में। अगर मान लो ये वाला केस है, इधर देखना ध्यान से। अब अगर मान लो ये वाला केस है कि भैया यहां पे एग्जम्प्टेड सप्लाई था एक्सक्लूसिव, अब सिर्फ टैक्सेबल है। यहां पे एक्सक्लूसिव टैक्सेबल था, अब सिर्फ एग्जम्प्टेड सप्लाई है। यहां पे एक्सक्लूसिव आपका एग्जम्प्टेड सप्लाई था, अब कॉमन यूज हो गया। यहां पे एक्सक्लूसिव आपका टैक्सेबल सप्लाई था, अब कॉमन यूज हो गया। अब यहां पे गवर्नमेंट कह रही है, ध्यान सुना, कि जो आपका आईटीसी है टोटल उसमें 5% ईच क्वार्टर माइनस कर दो और बैलेंस जो आएगा वो तुम क्लेम कर लो। ये तो सिंपल केस हो गया, जो भी तक आप करते हो आज भी वैसे। इस केस में क्या था? टोटल आईटीसी का 5% ईच क्वार्टर माइनस कर दो, बैलेंस जो आएगा उसको रिवर्स कर दो, सिंपल है। यहां पे क्या करते थे अभी तक? यहां पे टोटल बुक करके 5% माइनस कर देते थे और बैलेंस को कॉमन मान के डिवाइड बाय 60 करते थे ना, अब वो नहीं करना। अब टोटल आईटीसी बुक करना है, टोटल आईटीसी को ही कॉमन मानना है और 5% ईच क्वार्टर अलग से निकाल के आपको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करना है। तो सिंपल सी बात बस ये निकल के आ रही है, सिंपल सी बात बस ये निकल के आ रही है कि जो अमेंडमेंट आई है वो इस केस में अमेंडमेंट आई है, वो इस केस में अमेंडमेंट नहीं आई। ठीक है। बाकी और क्लैरिटी के लिए आईटीसी का चैप्टर सही ढंग से पढ़ लेना। रूल नंबर 42, 43 पूरी क्लास डाली है यूट्यूब पर, उसको देख लेना। फिर अमेंडमेंट क्लास दोबारा ध्यान सुनना, आपके सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों को रूल नंबर 42, 43 में बहुत दिक्कत आती है और मैंने कोशिश की उसको आसान समझाने की उस वीडियो के अंदर, और मैंने आज भी कोशिश की है कि माइंड में क्लैरिटी लाने की कि अमेंडमेंट आई क्या है। छोटी सी अमेंडमेंट आई है, 2 सेकंड की अमेंडमेंट है रूल नंबर 43 में। अगर मैं कायदे से चलूं कि 5 साल डेट ऑफ इनवॉइस से काउंट कर लो और पूरा आईटीसी अब क्लेम करना है, पूरे आईटीसी को क्लेम करने के बाद उसको डिवाइड बाय 60 करके हमें रिवर्सल करना है। पहले हम पूरा आईटीसी क्लेम नहीं करते थे, पहले हम 5% माइनस करने के बाद करते थे, फिर कॉमन मानते थे। अब पूरा आईटीसी क्लेम करने के बाद ही डिवाइड बाय 60 करके फिर हमें रिवर्सल करना है। ठीक है, तो ये आपकी अमेंडमेंट है। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का? ठीक है जी। तो ये हमारी अमेंडमेंट क्लास नंबर अब जाके 1 जो है अब आज हमारी खत्म हो जाती है। काफी टाइम लगा दिया, अप्रोक्सीमेट आधे घंटे से ऊपर लगा दिया इस अमेंडमेंट के ऊपर। ठीक है जी। बस अपना मेरी आपसे रिक्वेस्ट बस ये है, इस एग्जाम्पल को सही ढंग से देख लेना चाहिए। ये एग्जाम्पल आप सही ढंग से देख लेना। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपके सामने है, इसको उतार लेना, चाहे पोज कर करके उतार लेना और इसके बेस पे अपना आंसर देखना कि हाँ भाई आंसर निकाला कैसे है। ठीक है, ये आपने यहाँ पे चेंजेस हैं मई के महीने में, आपका मैंने बिल्कुल बाइफर्केशन देखो की है, न्यू लो ओल्ड लो पूरी बाइफर्केशन करके चलाऊं, कितना आंसर में फर्क आ रहा है, कहां से 60 महीने काउंट होंगे, कहां 59 मंथ रह जाएंगे, सारी बातें मैंने आपको बता दी है।
ठीक है जी। तो बाकी फिर मुलाकात करूंगा, नेक्स्ट अमेंडमेंट क्लास होगी रिवर्स चार्ज की, वो सभी के लिए होगी, सभी के बच्चों के लिए होगी, एग्जी प्रोफेशन सभी के लिए होगी। और जहां जहां प्रोफेशनल की होगी मैं आपको अलग से बता के चलूंगा, जहां नहीं बताऊंगा वो अमेंडमेंट सबके लिए होगी। ठीक है जी, चलो फिर बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट थर्सडे को नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, आईटीसी की रिवीजन कर लो, आईटीसी चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लो, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, अमेंडमेंट सारी हो चुकी हैं। इसके अलावा सिंगल अमेंडमेंट भी आपको आईटीसी में नहीं करनी, ये सारी अमेंडमेंट यहां पे हो चुकी है। ठीक है, जितनी रेलिवेंट थी वो सारी करवा दी है मैंने, इसके अलावा कोई अमेंडमेंट आपको नहीं करनी। जून के अमेंडमेंट देख लेना, साथ में दिसंबर की देख लेना, कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, और बस अपना प्यार बनाए रखो। बाय बाय, नोट्स डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल से। ठीक है जी, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।